शीतल जी, जरा मैं एक चीज और समझ लूं। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि चलिए, मोदी जी ने कई बहुत अच्छे काम किए, उसमें एक काम सबसे बड़ी बात यह है कि हालांकि 1973 में शुरू हुआ था इसका, फाइनेंस मिनिस्टर्स जो थे G8 देशों के, लेकिन कह सकते हैं नेहरू को एक बार भी नहीं बुलाया गया। चलिए, ये इसमें आज जब भक्त लोग इसमें खुश हों कि नेहरू को नहीं बुलाया गया, साहब मोदी जी 5 बार गए हैं। लेकिन एक जगह शीतल जी आप वो करिए, उसके अलावा एक जगह तो हम लोगों को कुछ ब्राउनी पॉइंट देने चाहिए। एस जयशंकर साहब ने जब इस तरह की समस्या हुई तो कहीं से इनका इन्विटेशन तो मंगा ही लेते हैं। ये तो मतलब चाहे वो जाके कुछ उल्टा सीधा करके कैसे भी करके, क्योंकि ट्रंप जी के उसमें भी इन्विटेशन तो ये बाद में ले ही आए थे कि मोदी जी अल्टीमेटली पहुंच तो गए थे ट्रंप के सामने। तो क्या इतना तो माना जाए कि हम सब लोग अभी हाल के दिनों में कह रहे थे कि विदेश नीति खराब हो गई, खराब हो गई, लेकिन मोदी जी के मामले में कम से कम एस जयशंकर साहब कुछ इनका इन्विटेशन का जुगाड़ कर लेते हैं। और बाकी जो सतीश जी ने कहा उस पर जरा मैं एक टिप्पणी की, इस समय जाने से क्या क्या खतरे हैं ट्रंप विस ट्रंप, मतलब स्पेसिफिकली ट्रंप जी को लेके, शीतल जी। देखिए सतीश भाई ने अच्छा बताया और उसमें मेरे लिए भी बात शुरू करने का रेफरेंस है। जो कनाडा के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, ये न सिर्फ डेमोक्रेट हैं बल्कि अर्थशास्त्री भी हैं। और अर्थशास्त्र के हिसाब से भारत दुनिया के इस समय उन 3 देशों में से है जिनकी 4 ट्रिलियन प्लस के आसपास अर्थव्यवस्था है। जो IMF की अगले 5 साल की गणना है उसके अनुसार, चूंकि दुनिया में उनके हिसाब से स्लगिशनेस आ गई है इकोनॉमी में, अमेरिका में भी वृद्धि होने के संकेत नहीं है, यूरोप माइनस में ही चला गया है, जापान बहुत समय से स्थिर है या नीचे है। तो जो संभावनाएं हैं वो एशिया में ही है और भारत में है उसकी तुलना में। अभी भी हमारी ग्रोथ रेट उसके आंकड़ों को लेकर बातचीत है, लेकिन हम 6-6.5% अगर कह रहे हैं, 6-6.25 भी मान लें, तो इस समय और कोई इकोनॉमी ऐसी नहीं है बड़ी वाली, जो 4 ट्रिलियन प्लस वाली जो इकोनॉमीज है, जो इस रेंज में आए कि उनकी ग्रोथ 5% से 6% तक या 6.5% हो रही हो। तो अगले 5 सालों में भारत इन देशों में जो 4 ट्रिलियन प्लस है, इसमें सबसे आगे की अर्थव्यवस्था होगा सालाना बढ़त के मामलों में। तो ये अर्थशास्त्र ये कहता है कि ऐसे समय में भारत को किसी लोकल इशू की वजह से आप इग्नोर करें, ये तर्कपूर्ण नहीं है। और ये विवेक उनमें आया होगा उनके एडमिनिस्ट्रेशन में, कनाडियन एडमिनिस्ट्रेशन में, और हो सकता है कि जो लोग G7 में अन्य देश हैं उनमें से भी किसी ने ट्रंप समेत इस बारे में उनको चेताया हो, ये भी हो सकता है। एक और बात है, इससे करीब 5-6 दिन पहले भारत की ओर से यह खबर ANI में थी और सब जगह आ गई थी कि प्रधानमंत्री ब्रिक्स की बैठक में जाएंगे। आप जानते हैं कि जब ब्रिक्स के लिए जब ये ट्रंप साहब से मिलने गए थे, अभी जब वो चुनाव जीतने के बाद इनको ऑडियंस मिला था, तो उस समय ट्रंप साहब ने ब्रिक्स की बड़ी तगड़ी आलोचना की थी और वो तो यही कह रहे थे बंद करिए इसको, ये सब क्या है। और हमारे जैसा मोदी जी का हम लोग जानते हैं कि जब कोई ताकतवर आदमी होता है तो वो सिवाय मुस्कुराते हैं, बोलते बोलते तो नहीं है, वैसे भी भाषा वाली दिक्कत उनको होती है, तो वो सिर्फ हंसते रहे, कुछ बोले नहीं। तो ब्रिक्स एक बड़ी चैलेंज है G7 के लिए, क्योंकि ब्रिक्स के सारे देशों में ग्रोथ हो रही है और जो G7 के देश हैं इसमें इनके इनवाइटीज को हटा लीजिए तो किसी में ग्रोथ ही नहीं हो रही। अमेरिका में थी, वो अब माइनस में जाने वाली है, जैसे आकलन हो रहे हैं, या माइनस या कम होगी कम से कम। तो ये स्टेज है। तो ब्रिक्स एक तो ये डॉलर को चैलेंज करने वाला है, हालांकि डॉलर के चैलेंज से बहुत ज्यादा इसके इनवाइट होने या न होने का फर्क नहीं, लेकिन अमेरिका को तो फर्क पड़ेगा। अमेरिका तो इससे चिंतित है कि अगर एक पैरेलल करेंसी को की एक्सेप्टेंस या डिजिटल करेंसी की एक्सेप्टेंस हो गई और जिसमें डॉलर का रोल खत्म हुआ, तो ये और ये ब्रिक्स के देशों ने अगर इसको ले लिया, जो इस समय दुनिया में चढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं, तो ये फिर एक रियल चैलेंज होगा आने वाले 10-15 सालों में जो चीजें अनफोल्ड होंगी उसके हिसाब से। तो इस लिहाज से मुझे लगता है ये एक विवेक सम्मत फैसला वहां हुआ, लेट हुआ, उससे कंट्रोवर्सी बनी। हमारे राइट विंग के बहुत सारे लोगों ने ANI की चीफ समेत ये लिख दिया था कि अब अगर वो बुलाए भी तो हमें नहीं जाना है और मोदी जी नहीं जाएंगे। लेकिन मोदी जी ने तो फोन आते ही, फोन की घंटी बजते ही उसको स्वीकार कर लिया, क्योंकि मोदी जी उस चीज को जान रहे थे और मोदी जी इस बात से बहुत परेशान थे, इससे
बहुत नकारात्मक प्रचार भारत में हो रहा था लगातार, और इसके आने से निश्चित तौर पर उनके एडमिनिस्ट्रेशन को सोलेस मिली है। आपने ठीक ही कहा कि एस जयशंकर, वैसे तो कुल मिला के हमारी विदेश नीति बहुत ही इस समय बहुत सी चुनौतियों में है और चुनौतियों के सामने कमजोर नजर आ रही है, लेकिन इनवाइट हासिल करने भर की अभी है, ऐसा साबित करने में वो फिर सफल रहे हैं। और देखिए, भारत को इसमें जाना चाहिए, उम्मीद की जानी चाहिए कि ट्रंप साहब वहां अपनी आदतानुसार कोई ऐसी चीज न क्रिएट कर दें कि सारी खबरें फिर भारत सापेक्ष न होके भारत को के विरुद्ध वहां से चली आए, एक नॉर्मल सब कुछ हो, ये उम्मीद की जानी चाहिए देश के लिहाज से। जो हुआ कुल मिला जुला के ठीक होने की ओर लगता है और ठीक होना चाहिए। जी शीतल जी, एक चीज बता दीजिए, आप जो भी कहिए, इस समय जो सबसे इम्पोर्टेंट है और मोदी जी के दिमाग में भी है, देश पूरी दुनिया में हमने उसको, वो पहलगाम का आतंकी हमला है। एक अच्छी विंडो मिल रही है। आपको लगता है ना कि मोदी जी को वहां जितना हो सके तो पहलगाम के आतंकी हमला जो पाकिस्तान ने किया उसको मुद्दा नंबर 1 बनाना चाहिए, क्योंकि जब ट्रंप भी कह रहे हैं कि भाई आपका और वो कहना चाहिए कि हमने ट्रेड की वजह से भाई पूरी दुनिया का ट्रेड डिस्टर्ब होगा, कहीं ना कहीं पाकिस्तान को तो कटघरे में खड़ा करने का एक मौका मिला है। आपको क्या लगता है शीतल जी? देखिए, ये प्रोग्राम मोदी जी का नहीं है। मोदी जी कुछ और देशों की तरह वहां इनवाइटी है, तो उस प्रोग्राम में क्या होगा, एजेंडा क्या है, ये मोदी जी के हाथ में नहीं है। एजेंडा वहां दूसरा है, दुनिया में एआई का कैसे उसके लिए रूल्स रेगुलेशंस क्या हो, इस बार जो एजेंडा उनके सामने है। दूसरा, क्रिप्टो करेंसी के कंट्रोल के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए, और तीसरा, क्लाइमेट चेंज का एक लंबा चला आ रहा है जिसमें $100 बिलियन इन सबको डालने थे। पिछली बारों से हर बार ये लोग फेल रहे हैं। और चौथी असली बात अंदर की ये है कि आज से 30 साल पहले 90s में ये लोग दुनिया की 70% इकोनॉमी थे, यही G7 डेमोक्रेटिक कंट्रीज, और आज ये 30 पे आ चुके हैं, और अगले 5 सालों में ये 20, 22 या 25 तक जाने वाले हैं। और जो ब्रिक्स कंट्री है, जैसा अभी इसके पहले आतमजीत बता के गए कि ब्रिक्स कंट्रीज ऑलरेडी 40 पे पहुंच चुके हैं दुनिया की अर्थव्यवस्था के, और आने वाले दिनों में विकास उन्हीं का होने वाला है, वो 48-50 पे पहुंचने वाले हैं, यानी दुनिया की आधी अर्थव्यवस्था आज के ब्रिक्स की हैसियत जो है उसमें पहुंच जाने वाली है। उसके लिए जो टूल्स चाहिए, इकोनॉमिक टूल्स, वो चाइना प्रपोज कर रहा है। दरअसल इस सिचुएशन में सिर्फ भारत की वजह से चीजें ब्रिक्स के फेवर में पूरी तरह जाने से रुकी हुई है, क्योंकि भारत झूला झूल रहा है। भारत का जो उद्योगपति है वो वेस्ट से टेक्नोलॉजी और दूसरे चीजें चाहता है, बाजार चाहता है उनका, जो बहुत मुश्किल है उसके लिए, लेकिन कुछ एरियाज में है। दूसरे, वो ब्रिक्स से अपने लिए रॉ मटेरियल और दूसरी चीजें चाहता है, वो उसे मिल रहा है, और रूस वगैरह से कच्चा तेल चाहता है। जो बेनिफिट्स है वो तो ब्रिक्स से लेना चाहता है, लेकिन वो रहना चाहता है पश्चिम के पाले में। तो चूंकि आज की डेमोक्रेटिक दुनिया दरअसल कैपिटलिस्ट दुनिया है, तो जो कैपिटलिस्ट हमारे यहाँ का क्लास है उसके इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए हमारी विदेश नीति झूला झूल रही है। उससे समस्या ये हो रही है कि न तो हम सार्क में नेता बन पा रहे हैं, न हम उसको चला ही पा रहे हैं। ये तो हमारा ही इनिशिएट था, हमने उसको सब डैमेज कर लिया है, और हमारा कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है। तो जहां आप कह रहे हैं वहां इनको सिर्फ इतने मौके हैं कि अगर इनको अपॉइंटमेंट्स मिलते हैं, राष्ट्राध्यक्ष दूसरे देशों के आ रहे हैं, उनसे इंडिविजुअल टॉक्स जिनसे जिनसे हो पाए उसमें ये चीज भले ही उठा ले, लेकिन वहां के एजेंडे में तो इनका कोई रोल नहीं है। वो तो वहां जो एजेंडा है उसी पे बात होगी, और उसी में इन लोगों को भी, भाई इनवाइटीज हो, आप भी बताओ क्या होगा, ये क्लाइमेट चेंज में आप कब क्या कर रहे हो, उस तरह की उनकी कुछ घोषणाएं चल रही हैं पिछले 3-4 बार से। वही मैंने कहा कि 100 बिलियन फंड भी नहीं इकट्ठा हो पा रहा है। तो वो एक ढहती हुई मीनार है G7 ब्रिक्स के सामने, जो अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है, और उसमें वो अपने इनवाइटीज वगैरह को अपनी राय में शामिल करते हैं, और जो उनका एजेंडा है 3 चीजों पर, उस पर वो बात करेंगे, एआई पर, क्रिप्टो करेंसी पर और क्लाइमेट चेंज पर। ये है वहां की सिचुएशन। जी